हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, थेल्स ने हाल ही में भारत के लिए उपराष्ट्रपति और देश निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की? इसका सही आंसर है डी, आशीष सराफ। एयरबस हेलीकॉप्टर्स के लिए दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रमुख आशीष सराफ को थेल्स ने भारत के लिए नया निदेशक और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सराफ, जो फ्रांसीसी एयरोस्पेस और रक्षा प्रमुख में इमैनुअल डी रॉकफ्यूल का स्थान लेंगे, कंपनी के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे और इसके सभी बाजार में इसके रणनीतिक विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। थेल्स ग्रुप एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो विद्युत प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण करती है और एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन और सुरक्षा बाजारों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। थेल्स की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके सीईओ है पैट्रिक कोरेन। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है बी, वीरेंद्र सहवाग। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु लॉन्च की है। सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और कोच संजय बांगर के साथ मिलकर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह देश की पहली सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसका उद्देश्य युवा खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने अपने बजट का समर्थन करने और पूर्वी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए विश्व बैंक से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ए, केन्या। केन्या ने अपने बजट का समर्थन करने और पूर्वी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए विश्व बैंक से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया है। यह वितरण विश्व बैंक की विकास निधि संचालन का हिस्सा है जो विशिष्ट परियोजनाओं के वित्त पोषण के बजाय बजट समर्थन के लिए नकद ऋण देता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2021 में केन्या की अर्थव्यवस्था 4.5% बढ़ेगी। केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या के प्रेसिडेंट है उहुरु केनियात्ता और यहाँ की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। बात करते विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान के अध्यक्ष है डेविड माल्पस। हमारा चौथा प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने अपने संयुक्त राष्ट्र के बकाया पर न्यूनतम भुगतान करने के बाद जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मतदान अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया? इसका सही आंसर है सी, ईरान। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संयुक्त राष्ट्र के बकाया पर न्यूनतम भुगतान करने के बाद 11 जून 2021 को अपने मतदान के अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 2021 में 193 सदस्यीय महासभा में ईरान ने अपना मतदान अधिकार खो दिया था क्योंकि उस पर 2 वर्षों से अधिक का बकाया था। ईरान पर अभी भी विश्व निकाय का कुल 65 मिलियन डॉलर से अधिक बकाया है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। आज का पांचवा प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ए, अक्षय कुमार। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे स्थित फर्म जो डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कई कार्यक्षेत्रों में कार्य करती है, हाल ही में इन्होंने देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च की है। अक्षय कुमार लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा छठा प्रश्न है, किस देश के अपतटीय इलाके उत्तरी तारानाकी बेसिन में समुद्री तलछट की निचली सतह और समुद्र तल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अब 3D भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया है? इसका सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड।
समुद्र में नीचे गहराई में समुद्री तलछट समुद्र तल के ऊपर मौजूद रहते हैं, जिससे भू खतरों की संभावना बनती है। न्यूजीलैंड के अपतटीय इलाके उत्तरी तारानाकी बेसिन में समुद्री तलछट की निचली सतह और समुद्र तल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अब 3D भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया है। यह समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों की पहले से पहचान कराने में मदद कर सकता है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डनर्ड। आज का 7वां प्रश्न है, किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध एवं जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन एवं प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध एवं जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन एवं प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन उचित रखरखाव, अभिलेखीय और इतिहास लिखने के लिए अभिलेखों को रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग को हस्तांतरित करेंगे। युद्ध एवं जंगी कार्रवाई के इतिहास के संकलन के लिए नई नीति में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अनिवार्य किया गया है और इसमें सभी सशस्त्र सेवाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों और प्रमुख सैन्य इतिहासकारों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। आज का 8वां प्रश्न है, जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर कितने मिलियन हो गई है? इसका सही आंसर है डी, 160 मिलियन। विश्व भर में बाल श्रम में बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रगति 20 वर्षों में पहली बार रुकी हुई है, जो पिछली गिरावट की प्रवृत्ति के विपरीत है, जिसमें 2000 और 2016 के बीच बाल श्रम में 94 मिलियन की गिरावट देखी गई थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक है चाइल्ड लेवल ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द फॉरवर्ड। रिपोर्ट बाल श्रम में 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करती है, जो अब कुल वैश्विक आंकड़े के आधे से अधिक है। जोखिम वाले कार्य, जिन्हें ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 2016 के बाद से 6.5 मिलियन से बढ़कर 79 मिलियन हो गई है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और इसके वर्तमान के अध्यक्ष है एन वेनमन। आज का 9वां प्रश्न है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन वितरण के विकास और निष्पादन के लिए काम करने वाले एक संघ का नेतृत्व करने के लिए निम्न में से किसने तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है सी, फ्लिपकार्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए ड्रोन वितरण के विकास और निष्पादन के लिए काम करने वाले एक संघ का नेतृत्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ भागीदारी की है। फ्लिपकार्ट ड्रोन तैनात करेगा और टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के वितरण को सक्षम करेगा। इन प्रयासों के साथ भू मानचित्र जैसी प्रौद्योगिकियां भी कार्य करेगी। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बीनी बंसल द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन और इसकी राजधानी है हैदराबाद। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? इसका सही आंसर है बी, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की विषय वस्तु है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 19 साल पहले इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने 2002 में की थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है, ताकि बच्चे अपने सपनों और बचपन को ना खोएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।